आज का टॉपिक है ओम का नियम, खास क्वेश्चन, खास टॉपिक है, आने के चांस है, एमसीक्यू भी बनता है और इससे छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, उनके फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है? जैसे कोई चालक है आपका, ठीक है, चालक है जिसकी लंबाई मान लेते हैं एल, ठीक है, तो इसके सिरों पे आपने कितना विभवांतर लगाया है? विभवांतर मतलब उसके सिरों पे कितने वोल्ट की बैटरी या सेल लगाई है, यानी कि चालक के सिरों पर लगा विभवांतर, चालक के सिरों पर लगा विभवांतर क्या है? V है। वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसमें एक छोटी सी कंडीशन भी है, इसकी भौतिक स्थिति को कोई परिवर्तन नहीं करना। भौतिक परिवर्तन मतलब भौतिक स्थिति मतलब इसकी लंबाई ना चेंज कर दी हो, पता चला आपने किया चेंज लंबाई को, तो उसका क्या हो सकता है, इसमें जो लगा विभवांतर है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि विभव ज्यादा लगेगा। आवेश क्या होता है? V बराबर W/Q होता है ना, V बराबर क्या होता है? W/Q, क्योंकि उसे ज्यादा चलना पड़ेगा तो काम ज्यादा करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या कह रहा है, यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए, किसी चालक की भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगा विभवांतर, चालक के सिरों पर लगा विभवांतर चालक में बहने वाली विद्युत धारा के, चालक में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया? या इसमें अनुक्रमानुपाती क्या कह सकते हो आप? एक दोबारा भी कर सकते हो इसे एक तरीके से हो, यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगा विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात यानी कि V/I क्या होता है? नियत होता है। क्या कहता है? नियतांक आता है। दोनों एक ही बात है, इसे कह दो या आप इसे कह दो। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, चालक के सिरों अनुक्रमानुपाती वाला को कर लेते हैं, ठीक है ना, दोनों कोई से भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो V अनुक्रमानुपाती I हो गया, V बराबर कितना हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती को हटाओगे तो एक कांस्टेंट अपने पास से लगाओगे, ठीक है ना, तो वो कांस्टेंट हम लेके आए R, वो कांस्टेंट हम क्या लेके आए? R, ठीक है। तो यहां से R बराबर क्या आ जाएगा? V/I, V/I, और इसे R को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। क्या कहते हैं R को? चालक का प्रतिरोध। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये यहां तक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ओम का नियम डायरेक्ट पूछ लेगा, क्लास 10th में भी था, यहां पे भी है, ठीक है। पर वो क्या कहता है? वो कहेगा इसे सिद्ध करो, ओम के नियम को सिद्ध करो। किसकी सहायता से? अनुगमन वेग की सहायता से। समझ में आ रहा है? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक चालक लेना पड़ेगा जिसकी लंबाई L है, जिसपे लगा विभव V है, इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है? E है। विद्युत क्षेत्र क्या है? E है। और अब इसमें बहने वाली धारा जो मान लेते हैं I है। चालक में बहने वाली धारा कितनी है? I है। हर एक इलेक्ट्रॉन का जो जिसमें मूव कर रहा है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी जो अपवाह वेग कह दो या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह दो या अनुगमन वेग कह दो, Vd है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा जी, आप कैसे प्रूव करना शुरू करेंगे? माना एक चालक जिसके सिरों पर V वोल्ट की एक सेल लगी हुई है और उसमें उसकी लंबाई L है, लंबाई L है, कोरोस्पोंडिंग एरिया A है, कोरोस्पोंडिंग एरिया क्या है? A है, और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, किसके? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E है, में बहने वाली धारा I है। इलेक्ट्रॉन का क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कितना है? Vd है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लिया जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है उसका, देखो गति तो करेगा ना, गति करेगा तो बल लगेगा। कोई चीज गति कर रही है तो आप उसे एक फोर्स से ही तो गति करा रहे हैं, तो वो फोर्स है F मान लेता हूं, F मान लेता हूं भैया, फोर्स क्या है? F है, क्योंकि वो गति भी कर रही है,
तो उसमें त्वरण भी होगा। जब आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हो तो त्वरण भी तो होगा ना। तो वो जो त्वरण है, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया मैंने, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, इसका चार्ज E है, इसका मास m है। ठीक है, हमने क्या कहा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर v के कारण कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा, वो गति कर रहा है तो उस पर कोई ना कोई त्वरण भी होगा, यानी कि उस पर कोई ना कोई बल लग रहा है। तो F बराबर क्या आ जाएगा, m E आ जाएगा। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं। समझ में आ रहा। अब क्या करेंगे, एक F बराबर हमने QE भी पढ़ा था, F बराबर QE, क्योंकि विद्युत क्षेत्र लग रहा है और यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना मान के चल रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन का E मान के चल रहा हूं, तो Q की जगह क्या कर दूंगा, E कर दूंगा। क्या Q की जगह क्या कर दूं, समझ आ रहा है कि नहीं। अब दोनों बात एक ही तो है, बल तो दोनों एक ही लगा रहे होंगे, तो ये दोनों बल बराबर हैं, दोनों बल बराबर हैं। F बराबर क्या हो जाएगा, MA बराबर EE हो जाएगा। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, EE अपॉन M। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। इस चीज को याद रखना, हो गया। अगर कोई चालक है उस पर जो त्वरण होगा कितना होगा, एक फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात हो, एक E और V में संबंध भी होता है, E तथा V में संबंध होता है। क्या होता है, E बराबर V अपॉन L होता है, E बराबर V अपॉन L। इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब चालक है, क्रॉसपोंडिंग एरिया है, लेंथ है, नंबर ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आ जाएगा, अभी पढ़ाया था ना कल, क्यू बताया था तुम्हें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन n है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन n है, और इसका क्रॉसपोंडिंग एरिया क्या है, a है, और इसका लेंथ कितनी है, l है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaL बताया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसमें आवेश भी निकाला था, Q बराबर Ne निकाल के, Q बराबर Ne लगाया था, और यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो Q बराबर Ne, n की जगह क्या आएगा, कैपिटल वाला n आएगा ना, तो n क्या आ जाएगा, NaLe, ठीक है। अब हमने क्या किया था, उसमें Vd की वेलोसिटी निकाली थी, Vd बराबर कितना आया था, L अपॉन T, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया था, L बराबर Vd T आ गया था, ठीक है। इसमें रख दो, ये करा चुका, दोबारा करा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या, Q बराबर क्या हो जाएगा, NaEVd, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q अपॉन T, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। तो ये क्या आ जाएगा, I बराबर NaEVd, T से T कट जाएगा, T से T कट के डायरेक्ट कर दूं क्या, ठीक है। ये करा चुका मैं, किसमें, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध कराया था ना। तो इसे मिटा दो, यहाँ वाला ही होगा ना पोर्शन, क्योंकि ये ऊपर है। ठीक है, तो I बराबर कितना आ गया, NaEV, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आसान है यहां तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो ये सब चीजें अलग अलग मैं निकाल के दिखा रहा हूं, क्योंकि इनकी सबको एक साथ पुट करना है, पर हमने क्या करना है, हर चीज को पिक्चर में अपने रखना है। हमने V को E को यूज कर लिया, हमने I की वैल्यू निकाल ली,
हमें किसकी वैल्यू नहीं निकाली, Vd की वैल्यू नहीं मानी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो गति की समीकरण होती है, गति की समीकरण होती है, गति की समीकरण कौन से वाली, v बराबर u प्लस at, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, चलो प्रारंभिक वेग जो उसका ऊष्मीय वेग था एक तरीके से, जिस वेग से वो टक्कर मार रहे थे एक दूसरे से, तो वो मान लेता हूं u है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन का vd निकाल लूंगा, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ में आ रहा है। तो vd बराबर u प्लस at, t को क्या है रिलैक्सेशन टाइम से कर दूं क्या, t कौन सा रिलैक्सेशन टाइम मतलब श्रांति काल, जितने समय में वो दो क्रमागत टक्करों के बीच में जितना समय लग रहा है उसको आपने क्या कहा था, श्रांति काल कहा, ठीक है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए तो आया है, अब क्या करेंगे, अब सब इलेक्ट्रॉनों के लिए चाहिए मुझे, ठीक है। एक तरफ से एक आदमी आ रहा है धीमे धीमे, तो वो ज्यादा प्रभावी नहीं है, तो हमने क्या करना है, n आ रहे हैं भागे, तो हमने क्या करेंगे, एक की सबका वेग कितना है और उसके क्या कर देंगे, उसकी संख्या कितनी है डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो सभी पूरे जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, उनका क्या निकाल देंगे, एक एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे, ठीक है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल देंगे, यानी कि औसत, ठीक है। तो मान लेंगे भैया कितनी है, पहले वाले का u a t था, अनुगमन वेग तो देखो ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग चल रहा हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो t1 अलग मान लेता हूं उसका, ठीक है, प्लस, ठीक है। तो u2at2 कहां तक चले जाओ, to2, ठीक है ना, n तक चले जाओ, un atn, क्योंकि बल तो बराबर लग रहा होगा ना, तो अब क्या करें, डिवाइड बाय n कर देता हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। अच्छा u1 प्लस u2 प्लस u3 कहां तक, कहीं तक भी चले जाओ, un डिवाइड बाई n, अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया ना, ठीक है, प्लस, देखो a सब में कॉमन है, इस वाले टर्म में a बाहर आ गया निकल के, तो ये क्या आ गया, t1 प्लस t2 यानी कि to1 t2 to3 कहां तक, to n तक, अपॉन n, ठीक है। देखो हमने बात की थी कि भैया जब वे इधर उधर टक्कर मार रहे थे ना, तो उनका औसत वेग 0 होता है, तो प्रारंभिक औसत वेग कितना हो गया, 0 हो गया, पढ़ा था ना हमने, जब पढ़ रहे थे भैया आपस में टक्कर मारते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ में आ रहा है। तो उनका औसत वेग कितना मान रहे थे हमने, 0 मान लिया था, तो Vd बराबर कितना आ जाएगा, Vd बराबर 0 प्लस, इसे क्या कर दूंगा, ये तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए से एक काम करता हूं, 1 रख लेता हूं ना, 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, तो ये 8 वो हो गया रिलैक्सेशन टाइम, तो Vd की वैल्यू कितनी आ गई, Vd आ गया 8, ठीक है। Vd अभी निकाला है हमने, हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास लगभग ओम का नियम वेरिफिकेशन होने के कगार पे है, ठीक है। कैसे जी, चलते हैं, इसे लाइन खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो अब Vd को पकड़ लो, Vd तो a की वैल्यू कितनी है, e वो वाला ये वाला ले रहे हैं, ठीक है ना, e अपॉन m, e अपॉन m, और क्या कर देंगे, तो ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया भाई, इंपॉर्टेंट है आपकी नजरों में, होना चाहिए, समझ में आ रहा है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब e की वैल्यू हमने v अपॉन l भी लगा रखी है, समझ में आ रहा है, तो रखूं उसको भी, Vd बराबर e v अपॉन m l, यहां ले लो, ठीक है, l यहां आ गया, तो नुक्का नहीं है, ये V4 वोल्ट वाला V है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यू उठा के वैल्यू कहां रख दूं, I में, कहां, ये जो निकाला था,
ठीक है, तो गुड, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेता हूं, ठीक है, इसको 2 मान लेता हूं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कर देंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, n, समझ में आ रहा है, a e v d की जगह क्या आ जाएगा, e बोलो e टो अपॉन ml लग लो, ठीक है ना, इनटू टो, इनटू क्या बच गया, v बच गया, समझ में आ रहा है। अब जो v के अलावा जो भी है सब इसे इसको e स्क्वायर कर दो ना, n e स्क्वायर a टो अपॉन ml इनटू v के अलावा जो भी है सब इसके पास भेज दो i के, क्योंकि मुझे v बराबर IR वाली कंडीशन चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, ml अपॉन n e स्क्वायर a टो इनटू IR है क्या, I के अलावा जो भी है, I के अलावा जो भी है सब क्या कर देना है, कांस्टेंट मान लो, R मान लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, R बराबर क्या था, लेफ्ट, क्योंकि M भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एरिया है वो भी, क्योंकि हमने भौतिक कंडीशन क्या कही थी कि भैया नियत रखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, A भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो ml अपॉन n e स्क्वायर a, ठीक है, तो यहां से क्या मान लिया, v बराबर r i हो गया, क्या माना है जी, ठीक है, और v बराबर क्या होता है, i r e तो होता है, ठीक है, या एक डेफिनेशन जो बाद वाली बताई थी क्या होती है, नियतांक होता है, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ या ओम का नियम है, ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, थोड़ी सी होच-पोच हो सकती है इसमें, ठीक है, क्या करना है, हमने एक चालक लिया, ओम ने ये कह दिया था कि भैया कभी उसकी भौतिक स्थिति को कोई परिवर्तन नहीं करना, तो चालक के सिरों पर लगा विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, या फिर क्या कहा था मैंने, ये कहा था कि V और I का रेशो नियतांक होता है, ठीक है, इसे प्रतिरोध में पढ़ा था हमने, ठीक है ना। अब क्या किया भैया, देखो बैटरी लगी है, अब इलेक्ट्रॉन भी है, बैटरी लगी है तो विद्युत क्षेत्र भी होगा, विद्युत क्षेत्र लग रहा है तो बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र लग रहा है तो बल लग रहा है, बल लग रहा है तो कूलॉम का नियम ये कहता है F बराबर QE होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो E हो जाएगा, E विद्युत क्षेत्र है, स्मॉल e उसका आवेश है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब F बराबर m में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा ना, कि जितने वेग से बैटरी लगाएगा त्वरित करेगा, बैटरी लगाते ही क्या हो जाएगा, बल लगेगा तो त्वरण होगा, तो F बराबर हमने क्या लगा दिया, ma, F बराबर m, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन b मान लो, समीकरण a व b से कर दिया, तो ma बराबर आ गया e, ठीक है, यहां से a की वैल्यू निकाल ली, e अपॉन m, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने पता है कि भैया E भी लग रहा है, V भी लग रहा है और उसकी लेंथ भी पता है, तो इसका हमें संबंध पता था E बराबर V अपॉन m, ठीक है ना, इसको यहीं छोड़ दिया अभी मैंने, ठीक है। अब क्या किया, क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था I बराबर NeAVD, ठीक है, फिर भी मैंने आपको करके दिखाया, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, n पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, n है, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एरिया यानी कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है, और इसकी जो लंबाई है वो l है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, a into l हो गया, ठीक है, तो इसमें टोटल एकांक क्षेत्र आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, NaL हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ Q बराबर Ne लगा दिया, Ne, n क्या दिया, n ये दे दिया जो आपने भी निकाला था, निकालने के बाद क्या किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अब Vd, क्योंकि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी कितना चला, L चला, समय कितना लगा, T लगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने में कितना समय लिया, T लिया है ना, तो Vt बराबर L अपॉन Tr, तो L बराबर यहाँ से वैल्यू निकाली, L बराबर होता है Vd into T, Vd into T, ठीक है, वैल्यू रख दी,
क्यू निकाल दिया। अब उसकी परिभाषा क्या कहती है, यहां तक आई की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने लिखी गति की समीकरण, आई बराबर NEAVD आ गई, ठीक है, इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट माना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, गति की समीकरण लगा दी, गति की समीकरण लगाने के बाद VD बराबर आ गया U प्लस A तो इसको क्या टो 1 मान ले, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहा हूं, तो VD क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो सबके लिए औसत वेग कितना आ जाएगा, औसत ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कितना हो जाएगा, VD बराबर, इनको सबको जोड़ते चले गए, ये फर्स्ट वाले के लिए है और ये यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना, ये सेकंड के लिए है और यहाँ थर्ड के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको अलग अलग तोड़ दिए, U1 U2 U3 UN सब अलग अलग ले लिए और A इंटू T1 T2 T3 अलग ले लिया, तो एवरेज वो माना हमने टो मान लिया, ठीक है। क्योंकि हमने बात करी थी जब वे आपस में टक्कर मारते रहते हैं प्रारंभिक में तो उनका वेग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 0 आ गया, तो यहाँ से VD की वैल्यू आ गई VD इंटू A टो, ठीक है। अब क्या किया, VD बराबर क्या हो गया, E अपॉन M, यहां से निकाल लिया, किसकी वैल्यू रख दी, A की जो वैल्यू रख निकाली थी हमने, ठीक है। रखने के बाद ये आ गया, इसके बाद हमने क्या किया, देखो VD की वैल्यू E में दिया था ना, तो दूसरा रिलेशन भी हमने यूज कर लिया, क्या V अपॉन L वाला रख दिया जी, वैल्यू निकल गई। I बराबर, क्योंकि ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी ही क्या है, V बराबर I R प्रूफ करना है ना, तो मुझे V और I इसमें लेके आने हैं, ठीक है। कैसे, एक तो विद्युत धारा हमने निकाल रखी है, इनकी वैल्यू रख रखी है, सबको मिक्स किया और I बराबर आ गया ये। मैंने कहा था कि जो I की V के अलावा है सबको इकट्ठा कर लो और किसके पास भेज दो, I के पास भेज दो, और जो V और I के अलावा जो भी बचा हुआ है उसको मान लो नियतांक, और नियत है भी, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान नियत है, लंबाई नियत है, उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स है, उसके इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, A उसका फिक्स है क्योंकि उसने बोला था कि भैया भौतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करना, अनुगमन वेग वो शांति काल फिक्स ही है, ठीक है ना, तो सब क्या मान लिए, कांस्टेंट मान लिए, तो यहाँ से V अपॉन I बराबर आ गया नियतांक, जो कि क्या है, ओम का नियम है, ये सिद्ध हो गया। खास क्वेश्चन है, आने के चांस ज्यादा है, ठीक है। अनुगमन वेग की सहायता से हमने ओम के नियम को सिद्ध किया, नोट करो। आज का टॉपिक है ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध, या आप इससे पहले पढ़ना चाहिए आपको अनोमीय तथा ओमीय परिपथ, ठीक है। देखो हमने कहा था ओम का नियम जो है V इक्वल टू आई आर है, जब V और I में आप ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सरल रेखा आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, एक सीधी रेखा आनी चाहिए, तो वे सभी परिपथ जो कि ओम के नियम का पालन करते हैं, वे सभी परिपथ जो कि ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं, समझ में आ गया। और ओमीय परिपथ में जो प्रतिरोध लगा होता है उसे कहते हैं ओमीय प्रतिरोध, समझ में आ गया। तो वे प्रतिरोध जो कि ओम के नियम का पालन करते हैं तो वे क्या कहलाएंगे, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं, आसान, ठीक है। तो अनोमीय प्रतिरोध क्या या अनोमीय परिपथ क्या है उसको अलग से लेना पड़ेगा। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते वह क्या कहलाएंगे, अनओमीय परिपथ कहलाएंगे, और उस परिपथ में उपस्थित उस परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध जो होगा वो होगा आपका अनोमीय परिपथ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका जब आप ग्राफ खींचेंगे अनोमीय परिपथ का V और I में, तो कैसा आएगा, वो हो सकता है कि यहां तक तो वो पालन कर ले और बाद में चेंज हो जाए, या फिर क्या हो जाए वो बिल्कुल भी पालन ना करे, ऐसे निकल जाए, ठीक है। तो जब आप अनोमीय में, ये तो किसके लिए है, ओमीय परिपथ के लिए है, ओमीय परिपथ के लिए, ठीक है। जिसमें ओम के नियम का पालन होगा वो ओमीय कहलाएंगे, और जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं कहलाएगा वो अनओमीय परिपथ या उसमें उपस्थित प्रतिरोध जो होगा अनोमीय प्रतिरोध कहलाता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वे कौन सी चीजें हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, जितने भी आपके डायोड,
पीएन जंक्शन, ठीक है, या पीएन जंक्शन हो गया, एनपीएन जंक्शन हो गया, या ट्रायोड है, या क्या हो गया, ट्रायोड। ट्रायोड, ठीक है, जो भी आपके ट्रायोड होंगे, या विद्युत बल्ब भी है, क्या है, बल्ब है, विद्युत बल्ब भी उसका पालन नहीं करता। क्यों? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि टाइम बढ़ता रहेगा ना, विद्युत धारा उसमें बहती रहेगी, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसी टाइम पे क्या आएगा, प्रतिरोध बदल जाता है, तो प्रतिरोध बदल जाता है तो उसकी जो ग्राफ बनेगा वी और आई में, वो भी कैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तो अब एक बात हो, क्या सभी धातुएं ओम के नियम का पालन करेगी? जरूरी नहीं। क्यों? ये जो ओम के नियम का पालन है ना, वो लो करंट के लिए है, मतलब कम विद्युत धारा के लिए तो होता है, पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, या और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, या आई की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, तो ओम के नियम का पालन होना नहीं, बंद सा हो जाएगा, यानी ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? या देखो, जैसे आप अच्छी गुड कंडक्टर भी लेंगे, यानी कि सुचालक पदार्थ, अच्छा चालक भी लेंगे, तो उसका भी लो, पहले तो वो पालन करता रहेगा, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो वो क्या करेगा, वो उसे वायलेट करने लगेगा, गोल होने लगेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो उनका नियम का पालन हो रहा था, जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ा या आपकी विद्युत धारा बढ़ी, तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत से पालन करना बंद कर देगा। इसे नोट करो जल्दी से। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा है ओम के नियम की सीमाएं। क्या सीमाएं हैं कि ये पालन करेगा ओम के नियम को, और क्या सीमाएं हैं जो ओम के नियम को पालन नहीं करेगा, ठीक है। अब सुन लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, एक तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अगर विद्युत धारा की मात्रा कम है तो ओम के नियम का पालन होता है, अगर एक लिमिट से ऊपर चली जाएगी तो ओम के नियम का पालन नहीं होता, ठीक है। जैसे जैसे आपने कोई ये, ठीक है ना, जैसे आपने क्या किया, एक तार आप यूज कर रहे थे, प्रतिरोध तार, और कम वोल्टेज के लिए क्या कर रहे थे उसे, या कम विद्युत धारा के लिए इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसे आपकी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना, ओम के नियम का वेरिफिकेशन जब करते हैं, तो होता क्या है, जब इस तार की जगह पे आप क्या लगा दीजिए, एक बल्ब लगा दो यहाँ पे, ठीक है, एक बल्ब आपने लगा दिया, ठीक है जी, ठीक है जी, एक बल्ब आपने क्या कर दिया, इसमें लगा दिया। लगाने के बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी तो इसका टेम्परेचर बदलता रहेगा, इसका तापमान बदलता रहेगा, तो ये सरल जो रेखा है ना, वो आनी चाहिए सरल रेखा, तो वो पहले तो उसका पालन करेगा, बाद में कहेगा अच्छा हम ना मानते, बाद में क्या करता है, उसका प्रतिरोधी बदल जाता है। तो यानी कि ये लो वोल्टेज के लिए या लो विद्युत धारा के लिए तो एप्लीकेबल है, पर हाई करंट के लिए ये विद्युत धारा ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो एक सीमा आ गई। दूसरी बात, जितने भी ट्रायोड हैं, जितने भी ट्रायोड हैं या डायोड हैं, वे भी ओम के नियम का पालन नहीं करते। कैसे? जब आप डायोड में क्या करेंगे, देखो ये समझ में आ गया। चलो अब क्या करेंगे, जब आप क्या करेंगे, डायोड ले करेंगे। डायोड में क्या होता है, सेमीकंडक्टर, एक तो पी टाइप एन टाइप को दोनों को मिला के इकट्ठा करके और लगा देते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो क्या आता है, हल्का जैसे एस की शेप ना होती, इस टाइप की आती है, हल्का ऐसे। तो यहां तक तो उनका पालन करेगा लो वोल्टेज के लिए, पर ये ऊपर जाते ही अच्छा खत्म, वायलेट छोड़ देगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक और इसकी सीमाएं हैं, ये कुछ मैटर के लिए एक फिक्स वोल्टेज के लिए क्या करता है, जैसे एक फिक्स वोल्टेज है जी, तो उसके लिए दो वैल्यू दे देता है, दो करंट दे देता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, देखो इस वाली कंडीशन में देखा जा रहा है, तो यहाँ V1 है, यहाँ V2 मान लेता हूँ, और इसी के आसपास यहाँ कहीं होगा V2 हो जाना चाहिए, यहाँ V1 हो जाना चाहिए।
जबकि करंट तो दोनों के लिए एक ही है। करंट तो इधर I है इधर V है, तो दोनों वोल्टेज अलग अलग है पर विद्युत धारा क्या दे रहा है ग्राफ, एक ही दे रहा है। तो यहां भी ओम के नियम को थोड़ा सा वायलेशन होते दिखता है। समझ में आ रहा है? तो ये ओम के नियम की सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं होंगी? तो अगर आप उससे बल्ब से चेंज कर देंगे तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। डायोड या ट्रायोड या सेमीकंडक्टर के केस में ओम के नियम का पालन नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस या पदार्थों के लिए विभिन्न V के लिए I सेम हो जाती है। समझ में आया? तीन बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायोड के लिए जब आप ग्राफ खींचते हैं तो एक तो होता है फॉरवर्ड बायस, मतलब P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जब जोड़ देंगे, या रिवर्स बायस में क्या करते हैं, P को N से यानी कि नेगेटिव से और N को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो क्या है, जब आप ग्राफ खींचेंगे, देखो इस वाले में तो आपको समझ में आ गया, हल्का सा किस शेप का था, ऐसे था, नहीं ऐसे। डायोड के केस में कैसे होगा, ऐसे होगा। डायोड के केस में कैसा होता है, ऐसा होता है। और इसका जब रिवर्स बायस में खींचते हैं ना, वो ऐसे आ जाता है। होना क्या चाहिए था, ये सरल रेखा आनी चाहिए थी डायोड के लिए, जबकि आ क्या रही है, तो पहले तो इधर एकदम से बढ़ती चली जाएगी और इधर से कम होती। किस वाले केस में, डायोड के केस में। फिर ट्रायोड के लिए हो गया, गुड कंडक्टर्स के लिए होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डायोड के केस में क्या होता है, ये एकदम से बढ़ेगा। वो पीछे वाला जो रिवर्स बायस वाला केस है उसमें तो बिल्कुल कमर ही तोड़ देगा, बिल्कुल पालन ना करेगा। तो है कौन, यहां तक तो वो पालन करेगा थोड़ा सा टाइम तक, पर एक लिमिट के बाद जब ब्रेक डाउन हो जाएगा और तुरंत से क्या होगा, ओम के नियम को वायलेट कर देगा कि भैया हम ना मानते ओम के नियम को। समझ में आ गया? ये ओम के नियम की सीमाएं हैं। कितनी कितनी, एक तो गुड कंडक्टर भी का पालन नहीं करते, क्यों, हाई वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल या हाई करंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाई करंट के लिए, विद्युत धारा, इसके लिए अच्छे कंडक्टर के लिए भी एप्लीकेबल नहीं। दूसरा, डायोड के केस में ओम का नियम पालन होता ही नहीं है। और बल्ब के लिए क्या, बल्ब के लिए ये ऐसा कर्व दे देगा और विभिन्न V के लिए विद्युत धारा समान हो जाती है, जो कि होना नहीं चाहिए कुछ सब्सटेंस के लिए, कुछ पदार्थों के लिए। तीनों चारों समझ में आ गए? अब इन्हें नोट करना शुरू